नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी जो आगामी चुनाव है उनकी, विपक्षी पार्टियों की, कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वो यात्रा लगभग खत्म होने पर है। दूसरी तरफ एक नया गठबंधन केसीआर की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, वो थर्ड फ्रंट के तौर पर देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। तो कौन किसके साथ होगा चुनाव में, और क्या ये थर्ड फ्रंट राहुल की जो पूरी यात्रा है उसका जो परिणाम आना चाहिए था, जो सोचा गया था कांग्रेस की तरफ से, इन सब वजहों से नहीं आ पाएगा। तो क्या सियासी गलियारों में हलचल चल रही है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या चल रहा है? क्या ये जो केसीआर की जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो राहुल गांधी का बना बनाया खेल उसे बिगाड़ देगी? विपक्ष में क्या है? देखिए, एक प्रश्न है जो विपक्ष बार बार पूछे जाने पर उत्तर तरीके से नहीं दे पाता है, और आज तक ये स्थिति रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी गोलबंदी जो बनेगी वो कांग्रेस के बगैर बन सकती है क्या? और इसका अगर जवाब ना में है तो कोई भी कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो काम नहीं कर रहे हैं। लड़ना किससे है? जब तक लक्ष्य निर्धारित अगर ना हो तो फिर लड़ाई तो आप तभी आधी हार जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने बताया, पिछले दिनों खम्मम में 18 तारीख को एक बैठक हुई, बड़ी सभा, जिसमें कि केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री को बुलाया पिनारी विजयन और अखिलेश यादव, और ये चारों राज्य मिलकर 176 सीटें बनाते हैं, जो कि 80 सीटें तो लोकसभा की आ जाती हैं यूपी से ही। और इसमें खास तौर पर कांग्रेस को नहीं बुलाया गया और नीतीश कुमार को भी नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार के पास, मुझे याद है, थोड़े दिनों पहले ही के चंद्रशेखर राव मिलने गए थे केसीआर पटना, और उसके बाद इस तरह की जो उन्होंने बड़ी बैठक और उसके बाद सभा की, तो उसमें उन्होंने बुलाया नहीं। तो एक, जैसा कि आपने कहा भी, एक बहुत क्लियर कट अनदर फ्रंट, अगर हम इसको थर्ड फ्रंट न भी कहें तो विपक्ष का एक दूसरा फ्रंट तैयार हो रहा है। इसमें सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ये समय बताएगा। यानी कि एक तरफ एनडीए, जो भी उसके पास सहयोगी हैं बीजेपी के पास, उनके साथ वो एक तरफ है, और दूसरा विरोध करने के लिए, अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए विपक्ष में दो गुट तैयार हो रहा है। एक जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में है, और दूसरा जो कि केसीआर चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में बने। केसीआर अब, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया, ऐसे में वो राष्ट्रीय राजनीति में क्या कूदने की तैयारी कर रहे हैं इन चुनावों से? आपको क्या लगता है, जिस तरह की गोलबंदी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं स्वीकारा है, ऐसे लोगों को साथ में ले रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल शामिल नहीं हुए, अखिलेश यादव वो भी नहीं आए यात्रा में, तो कांग्रेस के नेतृत्व को इन्होंने स्वीकारा नहीं है। कल को वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात वो कर भी चुके हैं, उनको भी हो सकता है शामिल कर लें। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं स्वीकार रहे हैं, ऐसे लोगों का गुट बनाकर उनका नेतृत्व करने की चाहत क्या केसीआर के अंदर है वो, और राष्ट्रीय राजनीति में इसी तरह से वो दखल देने की कोशिश 2024 तक करेंगे और आने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपके सवाल के जवाब में ज़रा पीछे चले। 2024 की बात हो रही है, 2004 में चलते हैं, 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले भी अटल जी की सरकार थी केंद्र में, और उनके खिलाफ भी एक गोलबंदी बनी थी। उस गोलबंदी को बहुत मेहनत से आकार दिया उस वक़्त के बड़े वामपंथी नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत, और हरकिशन सिंह सुरजीत साहब सीपीएम के नेता, उन्होंने जो गोलबंदी तैयार की थी वो, उसकी शुरुआत 1996 से हो गई थी। 8 साल लगे थे। यूनाइटेड फ्रंट की 2 छोटी छोटी सरकारें भी बनी थी, कुछ कम अवधि वाली। आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद
जब ये दोनों फेल हो गए तो फिर 98 में 13 महीने की सरकार और फिर 99 में एक लंबी सरकार 5 सालों की अटल जी के नेतृत्व में चली, क्योंकि 96 में 13 दिनों की सरकार भी आई थी अटल जी की, लेकिन वो चल नहीं पाई थी। और उसकी जगह ये जो गठबंधन था यूनाइटेड फ्रंट का, जिसको बनाने में हरकिशन सिंह सुरजीत की बड़ी भूमिका थी, वो 2 सरकारें बनाने में सफल हुई। लेकिन आपस में खींचतान का ही ये नतीजा था कि वो सरकारें गिरी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई और उसने 2004 तक शासन किया। 2004 में भी जो गोलबंदी हुई उसमें उसका नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन ये बाद में बना और उसमें भी हरकिशन सिंह सुरजीत और मुख्य भूमिका सोनिया गांधी, इन सबों ने मिलकर के वो गोलबंदी बनाई। देखिए कितना समय लगता है किसी गोलबंदी को खड़ा करने में, कितना समय लगता है। 8 सालों की अवधि जब बीती तब जाकर के एक कोई इतना मजबूत गठबंधन बन पाया जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा रहे और उसे हराए और उसे हरा करके अपना प्रधानमंत्री बनाए। तो ऐसे में अब जबकि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा खत्म कर रहे हैं और पदयात्रा के खत्म होने में बस कुछ ही दिन चंद शेष रह गए हैं, लोग इसके बाद उनसे उम्मीद करेंगे कि वो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करें। उस प्रक्रिया की शुरुआत भी उन्होंने 30 तारीख को जो श्रीनगर में बैठक होने जा रही है और फिर सभा होने जा रही है, उसमें उन्होंने कोशिश भी शुरू की है। लेकिन उसके पहले ही ये कहीं ऐसा लगता है कि किनारे से कोई पलीता लगा रहा है और विपक्ष की एकता को छिन्न भिन्न कर रहा है। और प्रश्न वही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की दावेदारी को बिना कांग्रेस के चैलेंज किया जा सकता है, तब तो केसीआर की बात में, उनकी कोशिश में और उनके साथियों के वो जो सहयोग दे रहे हैं अखिलेश और अरविंद केजरीवाल वगैरह, वो तो समझ में बात आती है। लेकिन अगर वो संभव नहीं है, जो कि फिलहाल लगते नहीं है कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी को चैलेंज किया जाना संभव लगता नहीं है, जैसा कि शरद पवार और बाकी नेता हमेशा कहते रहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं केसीआर, कैसा क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? अच्छा, तमाम राज्यों में देखें अगर, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, उसके बाद कांग्रेस हो गई। तो अगर विपक्ष में 24 की अगर हम डायरेक्ट बात करें, इस साल जितने इलेक्शन होने हैं उनके बाद की परिस्थितियों अगर देखें, तो एक तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे देश में फैलाव हो, जिसका उसका संगठन हो। जीत हार भले ही कांग्रेस के पाले में ज़्यादा हार का सामना उन्होंने किया है पिछले 8 सालों में अगर देखें, लेकिन है तो पूरे देश के अंदर। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पूरे देश के अंदर हर किसी को समेट ले। तो लगता यही है कि कांग्रेस की छत्रछाया में ही भले ही सीटों को लेकर कुछ कॉम्बिनेशन ज़्यादा कम हो, लेकिन फ़ायदे में विपक्ष तभी रहेगा जब कांग्रेस के अंडर आकर या फिर उनके साथ गठबंधन बनाकर लड़े। क्योंकि अब तेलंगाना में अगर केसीआर है तो वहाँ से बाहर उनकी शक्ति नहीं है, वहाँ से बाहर उनकी क्या ही शक्ति है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसको केसीआर आके लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तेलंगाना में भी इलेक्शंस होने हैं, क्या वो ये जो रैली कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तेलंगाना में जीत मिल जाए, क्योंकि उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सक्रिय हो गई है, वहाँ पर एक कार्यकारिणी भी हुई। तो क्या इसको लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस के पीछे चलना ही ज़्यादा विपक्ष के लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? देखिए 2014 और 2019 तमाम गैर कांग्रेस विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को तो मौका मिला। 2014 में मान लीजिए कि वो एंटी इनकम्बेंसी रही थी, पर 2019 में तो बड़ा क्लियर मौका था कि भाई आप 5 सालों की सरकार मोदी जी की चल पड़ी थी, तो उसकी कमियां निकालते, उन्हें हराते आपने नेतृत्व भी किया यूपीए का, आपसे नहीं हो पाया। राहुल गांधी बेशक एक सक्सेसफुल यात्रा लेकर के कश्मीर पहुंच चुके हैं अब, पर आप अभी तक कांग्रेस पार्टी के रूप में चैलेंज नहीं कर पाए हैं बीजेपी को। साल 2018 में आखिरी जीत हुई थी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की, जब उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इन सबों जगहों पर बीजेपी को हराया था। उसके बाद अगली जीत जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुई है। तो आपको मौके तो बहुत मिले हैं। वहीं दूसरी स्थिति आ जाए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हराया है, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में हराया,
केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे चैलेंजेस को हटा करके अपनी वहाँ सरकार बनाई। तेलंगाना में वाई राजशेखर रेड्डी ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। तमाम चैलेंजेस कांग्रेस और उसको हटा दीजिए। बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को की दावेदारी को खारिज किया और मजबूती से टक्कर देते हुए उन्हें परास्त किया और उन्होंने वहाँ सरकार बनाई। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके बनाई। प्रश्न यहाँ ये है कि आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार गोलबंदी के लिए आगे चले हैं तो वो क्यों काबिल पात्र नहीं है? कांग्रेस का क्या जवाब है इस पर? और जहाँ तक सवाल है कि लोगों को जोड़ करके अपनी सरकार बनाना, तो नीतीश कुमार तो पिछले 15 सालों में उसमें पारंगत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपने ही राज्य में कई दफे अलग अलग गठबंधनों से सरकारें बनाई हैं। तो देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस के पास एक आइडियोलॉजी हो सकती है कि वो पूरे देश में फैली हुई पार्टी है, तो उनके पास आइडियोलॉजी है, पर जैसे केसीआर और बाकी लोगों का जो दावा है, उस दावे को बड़ी गंभीरता से सामने रखते हुए कांग्रेस को शायद ये तय करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे अंदर वो गोलबंदी हो जाएगी क्या, या फिर हम सबसे मुख्य प्लेयर रहेंगे और चेहरा कोई और रहेगा। देखिए, राज्यों के इलेक्शन में चलिए हम मान सकते हैं कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हों। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हों, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, विपक्ष में भी तो लड़ाई हो रही है, चलिए ठीक है, वो एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी हैं, वो भी अब बंगाल में लड़ रही। तमाम राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन केंद्रीय स्तर पर अगर बात करेंगे तो नेतृत्व तो कोई कर पाए उतनी क्षमता किसी की नहीं है, क्योंकि उतने राज्यों में आप हैं ही नहीं। आप ठीक है, आप चुनाव, ठीक है, एक राज्य में आप जीत गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपकी जो क्षमता है, जो आपकी ताकत है, वो एक राज्य तक सीमित है। कांग्रेस हर राज्य में, भले वो हार रही है, लेकिन है तो उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है वहाँ पर। तो केंद्रीय स्तर पे ये क्षेत्रीय दल मिलकर क्या अपनी सरकार बना लेंगे? पॉसिबल हो पाएगा ये? इतिहास उठाकर देखिए, कोई सक्सेसफुल ऐसी चीज़ रही हो, ये दिखता नहीं है। तो अगर ये स्थिति रही तो 2024 फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाला है, क्योंकि जो 2019 में स्थिति हुई थी, जिस तरह से बिखराव दिख रहा था, वो 2024 में भी हो जाएगा। देखिए, बिखराव 2014 में भी था, 2019 में भी था, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ज़्यादा बड़ी बहुमत से बनी है दोनों बार, उसमें विपक्ष का बिखराव एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। 1977 की बात है, जब एक गैर कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया। उस वक्त ऐसा था कि तमाम दल एक दूसरे से मिले। जयप्रकाश नारायण एक अभिभावक के तौर पर तमाम दलों को प्रेरित कर रहे थे, कोई चेहरा नहीं था गठबंधन का, और उसने बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी को हराया और सरकार बनी। बाद में चुने गए थे मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सरकार 3 साल चली। अब 1977 के बाद उसी एक्सपेरिमेंट को 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में भी रिपीट किया गया कि राजीव गांधी की कांग्रेस के खिलाफ तमाम दल खड़े हुए और उन्होंने बनाया। उस वक्त भी कोई चेहरा नहीं था, बाद में वीपी सिंह उनको बना दिया गया। हालांकि वीपी सिंह वो मूवमेंट जो गैर कांग्रेसवाद का था उसको उसी तरह लीड कर रहे थे, कुछ उसी तरह से जैसे जेपी तो बहुत उम्दा उनका नेतृत्व था, पर कुछ उस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर नहीं। पर यहां देखिए, वो स्थिति थोड़ी बदल जाती है 2024 में। 2024 आते आते एक ऐसा चेहरा देश में है जो पिछले 10 सालों से सभी राजनीतिज्ञों को, जहां तक सवाल लोकप्रियता का है, उसमें पीछे छोड़ चुका है। नरेंद्र मोदी का चेहरा। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी कि ये जो संसदीय प्रणाली है, इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एलिमेंट आ गया है कि एक चेहरे के नाम पर इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंट खड़ा होता है, उसको वोट दिया जाता है। यहां पर एक प्रधानमंत्री का चेहरा है हमारे पास, उन्हें वोट दिया जाता है। और जैसा कि आपने बताया, राज्यों में अलग तरीके से चुनाव होते हैं।
2018 में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। राज्य में 35-36% वोट नहीं आ पाया उन्हें, जितना कि कांग्रेस को आया था। और लोकसभा चुनाव आते आते वो 52-53% वोट लेकर के सारी सीटें, अधिकतर सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को आ गई। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। 57% वोट लेकर के केजरीवाल जीत गए और 52% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सारी लोकसभा सीट जीत गई। तो इस तरह की परिस्थिति जो है वो इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम का एक चेहरा विपक्ष के पास है। अगर ये स्थिति बन रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा राजनीतिज्ञ सत्ता पक्ष के पास है और आपके पास कोई वैसा चेहरा नहीं है, और अगर गोलबंदी भी आपकी 1977 वाली नहीं है कि एक सभी दल 2 ही वोट हो, मतलब एक इधर या सत्ता पक्ष का और एक विपक्ष का वोट हो, पूरे चुनाव में 2 ही वोट हो, ऐसी स्थिति भी नहीं आ रही है। यहां तो 3 वोट या 4 वोट जैसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह आकलन आपका सटीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान है। तो फिर आपने चेहरे की जो बात की, बीजेपी के पास एक चेहरा है, सत्ता पक्ष के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष का दल है जो पूरे देश भर में फैला हुआ है। उसके मुखिया जो फिलहाल के लिए हैं, मुखिया तो अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो मुखिया ही हैं क्योंकि सुप्रीमो कह लीजिए। हाँ, सुप्रीमो है वो। तो वो अपना चेहरा बड़ा करने के लिए निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पे। तो और जब भारत जोड़ो यात्रा लगभग समाप्त होने की कगार पर है तो एक दूसरा फ्रंट भी खड़ा होने लगा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल मानी जाए या अनसक्सेसफुल मानी जाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी आखिरी 3 दिन बचे हैं। कल 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख आपको पैदल चलते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। इसके बाद वो प्रतीकात्मक तरीके से पैदल चलेंगे क्योंकि उसके बाद गाड़ियों और बसों में इस यात्रा को श्रीनगर तक पहुंचना है। तो आखिरी के 3 दिन बचते हैं। देखिए, इसमें ओपोजिशन के किसी एक पक्ष को दोषी मानना या दूसरे पक्ष को नहीं मानना, बात वहां नहीं है। देखिए, बात दिल बड़ा करने की है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी सामने आए। सब जानते थे कि अगर जीतेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये चेहरा नहीं चला, यह हकीकत है। व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को इस यात्रा से बहुत फायदा हुआ है। जो उनकी इमेज बनाने की कोशिश की थी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की, वो पूरी तरह से टूट गई। एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास लोग जा नहीं पाते हैं, उन्होंने पूरी यात्रा में लोगों के साथ चलकर उनका हाथ पकड़ कर ये साबित किया और ये भी साबित किया कि लगातार रह करके राजनीति करना, लोगों के बीच रहना, इतने दिन पैदल चलना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। उन्होंने साबित किया। लेकिन यहीं पर ट्रैप है। अगर ये जो न्यू पॉपुलैरिटी है इसको हम प्रधानमंत्री के चेहरा की काबिलियत मान लेते हैं तो विपक्ष यहीं से बैकफुट पर आना शुरू हो जाता है। नहीं, एक राजनीतिज्ञ के लिए जो कि लीड कर रहा है अपनी पार्टी को, उसको चुनाव जिताना ही एक मकसद है। हाँ, पर और वो मकसद जीत करके खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाना मकसद है क्या? प्रश्न यहाँ ये नहीं। तो फिर अब जब हम नेतृत्व करेंगे, हम पूरा गठबंधन बनाएंगे, उसके बाद हम हलवा भी नहीं खाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आप हलवा खाने के क्रम में अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तस्तरी दे रहे हैं हलवे की, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है आकलन करने की। ये जो गठबंधन बना है, इसमें ये जो नया गठबंधन जो अखिलेश चंद्रशेखर राव और आम आदमी पार्टी, इनका गठबंधन जो है, दरअसल ये इसी बात से आक्रांत है कि हम सबों को कांग्रेस का ये बढ़ा हुआ रूप नहीं चाहिए। आप कैसे विश्वास में लेते हैं इनको और जताते हैं इनके साथ कि देखिए, एनिमी मैं नहीं, एनिमी मैं नहीं, आपका दुश्मन मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी है और हम दोनों एक हैं। ये विश्वास दिलाने में कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व भी बहुत सफल नहीं हो पाया है। और अगर ये सफलता नहीं मिल रही है ऑपोजिशन को आपस में एका क्रिएट करने में, तो बहुत मुश्किल है। फिर तो आपने खुद कहा कि ये एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के फायदे का सौदा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा हो रहा है इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद, इतना पैदल चलने के बाद, तो फिर क्या ही कांग्रेस पार्टी ने किया? इतने जो 125, 26, 27, 28, 30 दिन जो हो गए हैं, क्या ही इस यात्रा का कुछ निकला, मर्म निकला? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी छवि अच्छी कर ली, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन में
क्योंकि आप देखिए आखिर में आके आप पूरी यात्रा में कहते रहे कि हम भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में आके आप यही कह रहे हैं ना कि पार्टियां आए, एक साथ जुड़े, यानी कि आप राजनीतिक तौर पर उस चीज़ को समझ रहे हैं तभी आप बुला रहे हैं। नहीं तो आप भारत जोड़ो यात्रा को झंडा फहरा के आप खत्म कर देते, किसी को मत बुलाते। लेकिन आप तैयारी तो यही कर रहे हैं कि इलेक्शन में इसका फायदा हो, सब एकजुट हों। लेकिन अगर आखिर में आकर कुछ लोग अलग होकर कुछ खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो ट्रायंगुलर एक जो 1-to-1 फाइट होनी थी उसको ट्रायंगुलर बना रहे हैं, तो फिर आप तो फेल हो गए ना एक तरह से राजनीतिक तौर पे। राहुल गांधी ने अपनी छवि बना ली, अच्छी कर ली, ये पार्टी के लिए अच्छी बात हो सकती है, वो लड्डू खाएं इस बात पे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो जो मुद्दे उठाए उनका क्या ही फायदा था, क्या ही कर पाएंगे। देखिए अभी तो वर्डिक्ट दे देना थोड़ा जल्दीबाजी होगी कि फेल हुए या नहीं हुए। अभी भी 16 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव नहीं में। फेल होने इस मामले पे क्योंकि एक फ्रंट बनने लगा, आप उनको या तो कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए या फिर आपने उनको हल्का समझा, और ये हल्का समझना कहीं आपको भारी ना पड़े इलेक्शन में, ये एक चेतावनी के तौर पर भी है। हाँ, पर ये कोई डेफिनेट बात नहीं है। देखिए इसमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, तो एक तरफ जनसंघ और दूसरी तरफ वामपंथी, और दो समानांतर विचारधाराएं हैं, कभी मिलते नहीं हैं। बावजूद इसके जनता पार्टी बन गई। सभी दलों ने अपने आप को समाहित कर लिया जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ खत्म हो गया और जनता पार्टी बन गई। तो वो एक सोच थी, उसमें ईगो को खत्म करना और एक नई पार्टी का गठन करना, क्योंकि गोल दूसरा है। तो इसके लिए किसी का एक सरपरस्ती जो है वो जरूरी था, जयप्रकाश जी ने दिया। 1989 में भी कुछ वैसा ही हुआ और वीपी सिंह ने लीड किया, लेकिन वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के चेहरा नहीं थे। उन्होंने भी आंदोलन किया, उन्होंने भी कई जगहों पर पैदल मार्च किया, लेकिन को भी चेहरा नहीं बने। देखिए यहाँ ये स्थिति जो है, ये स्थिति ऐसी है कि अगर आप एक नहीं रहते हैं, सबों को पता है कि इसमें बीजेपी का फायदा है, लेकिन विपक्ष में एक इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सबों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो राहुल गांधी हो जाएं या नीतीश कुमार हो जाएं या ममता हो जाएं या केसीआर हो जाए या अरविंद केजरीवाल हो जाए। ये पांचों को तो जब इतनी महत्वाकांक्षाएं लेकर राजनीतिक दल जुड़ेंगे तो फिर क्या ही करेंगे ये। और यहाँ पर एक और बात हो जा रही है कि राज्यों के जो चुनाव हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और राज्यों के चुनाव की वजह से जैसे कांग्रेस ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है, भीतर खाने खबर, कि वो आम आदमी पार्टी से, ओवैसी से और के चंद्रशेखर राव से किसी भी मायने में गठबंधन नहीं करेगी। तो फिर ऐसे में जब वो गठबंधन नहीं करने जा रही है तो एक ही रास्ता रह जाता है कि अलग अलग लड़े पर एक दूसरे को हानि ना करें। ये भी एक लड़ाई का तरीका हो सकता है। कांग्रेस क्या अब इस स्थिति में आ गई है कि वो कुछ दलों को ये कहे कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे? क्या इस स्थिति में इस भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया है? 30 तारीख की जो सभा होने वाली है श्रीनगर में, उसमें इन दलों को नहीं बुला करके, ओवैसी को ना बुलाकर, केसीआर को ना बुलाकर, अरविंद केजरीवाल को ना बुलाकर, उन्होंने साबित कर दिया कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। पर अब यहाँ देखिए ये एक बड़ा स्पष्ट दो ध्रुव बनता दिखाई पड़ रहा है। अब समस्या ये नहीं है कि ध्रुव बन गया तो सब कुछ खत्म हो गया, समस्या ये है कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या। विपक्ष जो है वो एक दूसरे को हानि पहुंचाए, वो स्थिति बनती है, या फिर एक समझदारी डेवलप करता है कि भले हम आपके साथ नहीं हैं लेकिन हम आपके खिलाफ भी नहीं हैं, क्योंकि खिलाफ कहीं और हैं हम। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज 30 तारीख को निकल कर आता है कि नहीं, नजरें इस पर रहेंगी जब श्रीनगर में राहुल गांधी इस यात्रा के समापन के बाद वो भाषण देंगे जिसमें उन्हें डिक्लेयर करना है कि वो प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये एहसास विपक्ष को हो गया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी यात्रा करवाकर उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती थी, तो मान लीजिए हिमांशु, फिर विपक्षी एका शायद नहीं हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो सियासी खेल मतलब कि शुरू हो गया है और राहुल गांधी को फेल करने की कोशिश क्या की जा रही है तो आपकी नज़रों में कौन कर रहा है? क्या केसीआर कर रहे हैं जो कि एक अलग फ्रंट बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध में है, ये तो सच है, लेकिन
राहुल गांधी क्या अपनी यात्रा के जरिए वो एका बना पाने में कामयाब होंगे, जिसका जिक्र संजीव जी अभी कुछ देर पहले कर रहे थे? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।